यस हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सो होपफुली यू आर फाइन, गुड। और आपका जो प्रिपरेशन है जेके एसएसबी जेई का बिल्कुल सही चल रहा होगा। और देखो, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। होता क्या ना, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, पहले एक चीज़ बात कर लूँ, फिर मैं आगे की बात करूँगा। हम लोग का ये जो सीरीज है जहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि आपकी जो जेके एसएसबी जेई किस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम करता है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आज का जो सेशन होगा दोस्त, इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो क्वेश्चन होगा, दैट आई एम गोइंग टू बी डिस्कस हियर। चलो, ये तो होगी आज की सेशन जो हम करने वाले। एक और जनरल बात है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, और आप लोग, मुझे भी बेसिक इंक्वायरी आ रहा था। तो पहले देखो, पहले जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तो बहुत बच्चा वेट कर रहा था, स्टूडेंट, कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। राइट, ठीक है। नोटिफिकेशन आ गया तो बहुत ज़्यादा ऐसा स्टूडेंट था जो बोल रहा था कि ठीक है नोटिफिकेशन आया, जब एग्जाम का डेट आएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। नो, ये भी आपका एग्जाम का डेट आ चुका है अगस्त में अप्रॉक्सीमेट। अभी आपके पास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 74 to 75 डेज है आपका। एंड ये माय डियर फ्रेंड, जो अभी तक अगर आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और आप चाह रहे हो करना, और चाह क्या रहे हो दोस्त, करो ही। पता है आपको कितना टाइम के बाद ये मौका मिल रहा है, अच्छा नंबर ऑफ सीट है, तो आप करो। तो दोस्त, ये जो है फाइनल एंड लास्ट कॉल, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो ना, बोलते हैं इट इज अ फाइनल एंड लास्ट कॉल। इसी तरीका से अभी जो अब जो टाइम है दोस्त, ये फाइनल एंड लास्ट कॉल है आपके लिए। इसके बाद फिर आपके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी आपके पास मान लो 2 मंथ से ज़्यादा है ना, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। हम लोग जो ये सेशन भी चला रहे हैं, इसमें इस चीज़ पर ज़्यादा और विशेष हमने फोकस करा है कि सारा इंपॉर्टेंट टाइप का ही क्वेश्चन लिया जाए दोस्त। और इतना भी कर लोगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को सेफ कंडीशन में पाओगे। लेकिन यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ डेडलाइन। आज से 15-20 दिन या 1 महीना के बाद अगर आप चाहोगे कि हम स्टार्ट कर ले प्रिपरेशन, तो दोस्त ये जस्ट अ स्वीट पॉइजन होता है, मीठा जहर है जो आप सोच तो लोगे बट इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको करना है, और अगर क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चा बोल रहा है सर क्या ही करेंगे, बाद में कर लेंगे, अब टाइम कम है, दिस दैट। नहीं दोस्त, टाइम सफिशियंट है। 2.5 मंथ या 2 1/4 मंथ की बात करो, ये इतना सफिशियंट है एग्जाम के लिए। अगर अभी से डेडिकेट होकर लग जाओ, पीटीपी के थ्रू देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देन इट इज सफिशियंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन माय डियर फ्रेंड्स। चलो, तो आज कमर का पेटी बांध लो। तो हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं दोस्त, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो चलो, यहां से हमारा आज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा दोस्त। तो पहले हम लोग मैकेनिक्स, जैसे आपका सिलेबस में है ना, जैसे आपके सिलेबस में मेंशन है ना टॉपिक, उसी सीक्वेंस में मैं बढ़ रहा हूं। जैसे आप अपना सिलेबस देखोगे तो पहले आप देखोगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिस्कशन है, आफ्टर दैट फिर आपका सोम का पार्ट है ना। तो हम भी उसी के अनुसार हम प्रोसीड करेंगे। पहले हम मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर दैट विल डिस्कस द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन। ओके, सो आर यू रेडी? बहुत लड़का फिगर देख के डर गया होगा, अरे यार इतना डिफिकल्ट फिगर भी होता है एग्जाम में। 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्त। कितना सेकंड का? 2 सेकंड। 2 सेकंड, चलो मैंने कम बोल दिया, 4 सेकंड ले लो, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तो डर गया होगा बहुत ने कि अरे यार ये तो गंदा सा फिगर लग रहा है, हाँ ये कैसे होगा। और फिगर दिखाता हूँ, ये देखेगा, अच्छा बोलेगा ये फिर भी आसान है सर, देखने में आसान फिगर लग रहा है, मैं कर सकता हूँ। चलो दोस्त, तो अब टाइम आपका बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन, राइट। एंड यस, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो दोस्त, अब पक्का ही कर दो, ज्वाइन करो अपना और स्टार्ट कर दो। टाइम नहीं है अब आपके पास। अगर अब और आप डिले करेंगे ना तो चांसेस फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी चांस सिलेक्शन का। तो स्टार्ट कर दो दोस्त, लेट्स स्टार्ट नो। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त आपके स्क्रीन पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। जो पहला टॉपिक होता है फोर्स, जिसकी हम डिस्कस किए थे, ये पहला क्वेश्चन है। इफ द रिजल्टेंट आर 2 फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एंगल थीटा मेक एन एंगल अल्फा विद द फोर्स P, देन आपसे पूछा जा रहा है 10 अल्फा इसमें से क्या होगा। होपफुली आप में से मोस्टली ने इसका आंसर दे दिया होगा, अगर आपने मैकेनिक्स का क्लास किया है होपफुली आपने दे दिया होगा, बट लेट मी सॉल्व दैट वन। सिमेट्रिक इफ द रिजल्टेंट आर 2 फोर्स P and Q, तो दोस्त ये फोर्स लेट्स से जो हमारे पास एक P है, ओके चलो मैं थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। ये हमारे पास एक फोर्स P है दोस्त, ये हमारे पास एक फोर्स Q है, राइट। और ये हमारे पास उसका कुछ रिजल्टेंट है, ठीक है। ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है? कुछ अल्फा बना रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल पे इंक्लाइंड है, कुछ एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो यहां से आपको पता होगा, अगर मैं R की बात करूंगा तो रिजल्टेंट क्या होता है, याद है आपको? बताओ। तो रूट अंडर ऑफ, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं दोस्त, P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस ऑफ थीटा हो जाता है। यही होता है ना, देखो यहाँ पे मैं लाया भी हूं आपके लिए, यहाँ पे देख लो आप,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे देखो ये एंगल आपका थीटा था। मैं एक बात और बताता हूँ, एग्जाम में बच्चे बहुत बार गलती करता है दोस्त, जैसे ये है ना ऐसे करके दे देता है ना, और कभी कभार ये एंगल, ये वाला एंगल क्वेश्चन में दे देता है तो लड़का गलती करता है, यही एंगल ले लेता है। नहीं दोस्त, आपको बाहर वाला एंगल लेना है। जब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करते हो ना, हमेशा ये वाला एंगल लेना, बाहर वाला। अंदर वाला अगर दिया भी रहे तो 180 से सब्सट्रैक्ट करना, नहीं तो फिर आप गलती कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, ये तो होता है सर। अब देखो ना, जब ये 90 डिग्री होगा तो cos 90 जीरो होता है, तो सीधा आप रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल देते हो। अब देखो अल्फा, ये एंगल अल्फा है सर, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ अल्फा? बोलो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है दोस्त? तो आप बोलोगे सर टेन अल्फा हमको पता है, एल ए एल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा बताओ? बेस ना। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बताओ? तो बोलोगे सर ये ना, ये ना, ये है कि हमारा क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? क्यू साइन थीटा। हाँ सर हो जाएगा, क्यू साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। और सर ये यहां से लेके यहां तक P है, और यहां से लेके यहां तक क्या है? क्यू साइन कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ? B क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो आराम से आप बोल सकते हो कि सर हम आराम से कर लेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा, P प्लस क्यू कॉस थीटा, राइट। देख लो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। इजी क्वेश्चन था, होपफुली आप सबने कर लिया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन इजी भी रहेगा दोस्त, ऐसा थोड़ी ना है कि सारा टफ क्वेश्चन रहता है। किसी भी एग्जाम में देखो कुछ इजी भी रहेगा जो आप आराम से कर सकते हो, कुछ टफ रहेगा, कुछ मॉडरेट भी रहेगा। तो ऐसा नहीं कि आप दिमाग ये मत बना लो कि हमारा एग्जाम बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है तो सारा टफ होगा, नहीं दोस्त। ज्यादातर मतलब एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इतना भी इजी नहीं रहेगा कि फोर्स की बोलेगा बताओ समेशन क्या होगा, इतना भी आसान नहीं, और इतना भी टफ भी नहीं रहने वाला है। तो बट ठीक है, तो हमें जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, हमें दोस्त एक स्टेप एग्जाम से हमेशा ऊपर लेके चलना है। एग्जाम अगर यहाँ पे है तो हमें थोड़ा सेफ्टी के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेके चलना होता है। थोड़ा मैं टफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कुछ आया भी हुआ है आपके एग्जाम में, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे क्या है, क्या बोल रहा है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज, कैसा फोर्स है दोस्त? इक्वल फोर्स हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज आइदर ऑफ द फोर्सेज, ओके, देन द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज इज। फिर से तुमसे एंगल ही पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है? हाँ सर एंगल पूछा जा रहा है। तो सर अभी अभी आपने बताया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू होता है सर रूट अंडर ऑफ कुछ भी मान लो, F1 स्क्वायर, दो फोर्स है ना, F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हाँ सर आपने बोला, सर आपने अभी बोला, हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज। यहाँ पे देखो दो, मतलब सर क्वेश्चन में दिया हुआ है F1 इक्वल टू F2 और रिजल्टेंट भी इसी के बराबर है सर। अरे ये तो खिचड़ी हो गया, सारा बराबर हो गया सर। ओके तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख, आर को मैं F2 लिख लेता हूँ और ब्रैकेट में क्या लिख लेता हूँ, बोलो आप ही लोग बताओ। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा F1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट है ना F1, इसको भी मैं F2 लिख सकता हूँ, इसको भी मैं F2 लिख सकता हूँ, प्लस 2F1 F2 अल्टीमेट ये भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2F2 स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा दोस्त। हो गया, सॉल्व हो गया। देखो ना F2 इज इक्वल टू, अब कर लो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? बोलोगे सर 2F स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस, देख लो कॉस थीटा कॉमन ले लोगे। अब यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ से देखो ये कर लो, तो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो अल्टीमेट आ जाएगा 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस F स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद यहाँ से कॉस थीटा F कटेगा, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है? माइनस हाफ, मतलब माइनस हाफ कितना होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस ना, तो कितना हो जाएगा कॉस 120, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 माइनस हाफ, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कॉस यूनिवर्स हाफ माइनस हाफ, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच डिग्री? 120 डिग्री है ना। तो आंसर हो जाएगा कितना? 120 डिग्री हो जाएगा हमारा। इजी क्वेश्चन था। उन्होंने क्या किया यहाँ पे सॉल्व करने के दौरान दोस्त, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, देख लो इधर भी F स्क्वायर, स्क्वायर करेगा तो ब्रैकेट से हट जाएगा, ये अंडर रूट चला जाएगा, तो 2F स्क्वायर कॉस थीटा, F स्क्वायर था एक, 2F स्क्वायर इधर चला गया तो 1F स्क्वायर बचा, है ना। यहाँ से तुम्हारे पास ये आंसर आएगा। तो इजी क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा बच्चे कभी का कंफ्यूज करता है प्रोसीड करने में, तो बाद में इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। चलो ये क्वेश्चन, इसको मैं इजी क्वेश्चन ही बोलूंगा। ये पता लगा कि आपको देख के टफ लग रहा होगा, बट रियली दैट इज इजी क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? ए स्प्रिंग स्केल indicate a tension T in the tight
hand cable of the pulley system shown in the figure. Neglecting the mass of the pulley and the ignoring friction between the cable and the pulley, the mass m is. यहाँ पे जो ये ब्लॉक है तुम्हारा जो मास है यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, समझ रहे हो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत इजीली हमेशा एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं हमेशा बताया था दोस्त, जब किसी बॉडी पे टेंशन दिखाते हैं तो उसके तरफ दिखाते हैं, उससे दूर दिखाते हैं। याद रखना, टेंशन हमेशा हम लोग टेंशन के तरफ जाते हैं, टेंशन से दूर भागते हैं। नेचर ऐसा, टेंशन में कोई चीज़ नहीं रहना चाहता, सब किस टेंशन से दूर होना चाहता है सर। तो अगर मैं बोलूँगा फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी पे ब्लॉक जो एम है इस पे ड्रॉ करो, ऊपर एगो टेंशन लगेगा यहाँ पे, एगो टेंशन यहाँ, एगो टेंशन यहाँ, एगो टेंशन यहाँ, सब बोलेगा सर सब जगह टीटी होगा क्या? हाँ दोस्त टीटी होगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ, जब हमारे पास बात करो एक ही रोप है, उस रोप में हर जगह टेंशन क्या होगा? सेम होगा। हाँ रोप बदलेगा फिर हम टेंशन अलग अलग बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही रोप से कहानी हुआ है तो सब जगह टेंशन टी होगा और लगेगा दूर, क्योंकि जिस किसी बॉडी में टेंशन दिखाता हूँ उससे दूर दिखाया जाता है। नेचर भी आप समझ सकते हो, क्योंकि टेंशन की जो बात करते हैं, टेंशन हमेशा हम दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये टी, यहाँ पे कितना टी हो गया दोस्त? 2t, है ना। और यहाँ पे कितना टी? 1t। तो टोटल कितना टी लगा ऊपर की तरफ? बताओ टोटल कितना टी लगा? तो बोलोगे 4t। और नीचे कितना लग रहा है सर? नीचे लग रहा है mg, नहीं लग रहा है? mg कैपिटल M है तो 4t इक्वल टू mg हो गया सर जी। m इक्वल टू आ जाएगा 4t अपॉन g और हमारा आंसर रेडी है 4t अपॉन g। डैट मीन्स चेन्नई जो है हमारा रेडी है। ठीक है, क्लियर है दोस्त? चेन्नई हमारे पास आंसर जो है रेडी है, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते थे। यही आप देख सकते हैं, m इक्वल टू 4t अपॉन g। अगला क्वेश्चन है ब्रिजनास थ्योरम इज रिलेटेड टू। ब्रिजनास थ्योरम किससे रिलेटेड है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगा दोस्त? ब्रिजनास थ्योरम पढ़े हो? कहाँ पे लगाया था, याद है आपको? ब्रिजनास थ्योरम आपने कहाँ पढ़ा था, याद है किसी को? तो ब्रिजनास थ्योरम में आप क्या करते हो? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की बात करते हो दोस्त, न कि मोमेंटम। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बच्चा मोमेंटम में लगा देता है, गलती मत करना। मूवमेंट की हम बात करते थे, ये बोलता है कि कहीं पर भी एक पॉइंट के बाद देखते हैं बहुत सारा फोर्स लग रहा है हमारा मूवमेंट का, तो अगर मैं सबको रिप्लेस कर दूं, सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल फोर्स इज इक्वल टू, इफ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दैट फ्रॉम द सेम गिवन पॉइंट जहां से हमने पहले मूवमेंट लिया था, तो यहां से हमारे पास सबके मूवमेंट के बराबर हो जाएगा ये सम ऑफ। देखो जैसे समझो बात, 4-5 को फोर्स, एक है, दो है, ऐसे करके 4-5 को फोर्स सिस्टम है। ठीक है, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट निकालते हैं इस पांचों फोर्स का, F1 R1 F2 R2 F3 R3। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सारे फोर्स को हटा देते हैं, एक रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं, उसका भी मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट वही होगा जो इस सब के सम के बराबर था मूवमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास A फॉर एप्पल। इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब अच्छा तो क्या ही बोलेंगे बट गुड है, थोड़ा सोचने पर आपको मजबूर करेगा। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज एट रेस्ट इनिशियली एज शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पर देखो टाइम, ए लीनियरली टाइम वेरिंग फोर्स, लीनियरली टाइम वेरिंग फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे फोर्स जो है लीनियरली वेरी कर रहा है दोस्त। इससे पहले क्या था, आपका फोर्स वेरी नहीं करता था, रुका था, बट इस बार फोर्स लीनियरली वेरी कर रहा है, राइट। द स्टैटिक्स एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.6 and 0.4 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम बॉडी विल अबाउट टू मूव, बॉडी कितना देर के बाद मूव करेगा, और ये कंडीशन है, ये आपका बॉडी दे रखा है। और देखो लोड आपको देख रहा है, लोड जो है ना दोस्त ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ। कैसे वेरी कर रहा है, तो सर हमें डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है सर, राइट, सही है सर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम बॉडी विल अबाउट टू मूव, मतलब बॉडी कितना देर के बाद मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा। राइट सर, मिल जाएगा। देखो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो अप्रोच है। कितना अप्रोच है दोस्त? दो अप्रोच। एक, अगर आप थोड़ा अच्छा से दिमाग लगाओगे तो आप इस क्वेश्चन को बगैर सॉल्व किए हुए आप आंसर टिक कर सकते हो। अगर नहीं, आप दिमाग नहीं लगाओगे, ओवर स्मार्ट नहीं बनोगे, तो एक जो अप्रोच होता है फ्रिक्शन का, उससे हम सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे। मैं आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते थे और कैसे हम अप्रोच से सॉल्व। पहले मैं अप्रोच से सॉल्व करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा शॉर्टकट। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो कैसे आपको दिमाग लगाना है। और हर क्वेश्चन का भी कभी कभार होता है दोस्त, कम टाइम में अगर सॉल्व, कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रादर देन सॉल्विंग दैट द कन्वेंशनल मेथड। कर सकते हो आप, जैसे इसी क्वेश्चन का देखना। पहले तो आप मुझे ये बताओ,
सर ये बॉडी मूव कब करेगा सर, है ना, मैक्सिमम कितना फोर्स लगेगा बताओ, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा सर, म्यू इंटू एन होगा सर। म्यू कौन सा, स्टैटिक्स या काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स वाला, तो बोलोगे सर स्टैटिक्स वाला, क्योंकि मैं आपको पढ़ाया था, याद करो मेरे दोस्तों, स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स में कौन ज्यादा होता था, ऐसे होता था, फिर ये कम फिर ये होता था, है ना, तो तुम्हारा स्टैटिक्स फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता था। हाँ सर, तो यहाँ पे देखो सर एन कितना होगा सर, इधर वेट लगेगा कितना एम जी, 10 इंटू जी 9.81, 10 ले लूँ, 10 ले लेता हूँ दोस्त, क्योंकि कैलकुलेटर तो है ही नहीं, तो मैं 10 ले लेता हूँ, है ना, नीचे से एन लगेगा, तो हमें पता है एन इक्वल टू कितना हो गया 100 हो जाएगा, और म्यू एस कितना दे रखा है 0.6, तो मान लो 60 न्यूटन। सर एक बात जानते हो क्या, अगर इस बॉडी पे फोर्स जो है हमारा 60 न्यूटन से ज्यादा लगेगा तब बॉडी मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि इंपैक्ट 60 न्यूटन जब लग जाएगा ना सर, तो बॉडी मूव करने के कंडीशन में होगा, करेगा नहीं, लेकिन अगर मैं 60.00 बताओ 1 न्यूटन लगा दूंगा तब बॉडी मूव करने लगेगा, मतलब 60 लिमिटिंग है सर, ये भी तो लगभग 60 है जी, हाँ क्या फर्क है, थोड़ा सा ज्यादा, क्या ही मतलब है, नहीं के बराबर है। हाँ सर, तो 60 न्यूटन लगेगा तो मूव करेगा। अब मैं क्वेश्चन देखूंगा, बाबा ये 4 सेकंड में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसको कितना चाहिए 60 न्यूटन, ध्यान दिमाग लगाओ, 4 सेकंड में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, हाँ इस बॉडी को मूव करने के लिए कितना चाहिए सर, 60 न्यूटन चाहिए सर। अच्छा ऑप्शन में जाओ, सर एप्पल तो हो नहीं सकता है सर, मुंबई तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 4 सेकंड में 100 न्यूटन है सर, ये तो 60 के बाद ही स्टार्ट करने लगेगा सर, 4.5 चेन्नई तो हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या बचता है बताओ, आंसर क्या बचता है, तो आप बोलोगे सर एक ही तो आंसर बचता है 2.5 सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। हम सॉल्व नहीं करेंगे तभी भी हम लगा सकते हैं, तभी भी हम लगा सकते हैं, हमने भी सॉल्व नहीं किया, बट हमें पता है कि ये जो है ना 4 से कम ही होगा, क्योंकि 4 में तो 100 न्यूटन लग चुका है, लीनियरली वैरी कर रहा है, जीरो पे जीरो लीनियरली वैरी कर रहा है ना 60। क्लियर है बात, तो अब देखो, अब तुम बोलोगे सर मूव करने के लिए क्या कंडीशन है, मैं इसको कन्वेंशनली भी दिखाऊं, तो आप बोलोगे स्टैटिक फ्रिक्शन ये है ना, अप्लाइड फोर्स एट एनी टाइम टी, यहां पे देखो, आप बोलोगे सर यहां पे देखो अप्लाइड फोर्स का अगर मैं बात करूं तो सुनो, 4 सेकेंड में दोस्त, 4 सेकेंड में 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा बताओ, तो बोलोगे 100/4 होगा सर। हाँ हम मान लेते 30 सेकेंड में बॉडी 60 न्यूटन ट्रेन कर लिया, कितना में 30 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कितना बॉडी मतलब फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर 100/4 इंटू टी लगेगा सर, नहीं समझा, लीनियरली है ना दोस्त, लीनियरली वैरी कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, तो 4 सेकेंड में 100 न्यूटन, तो 1 सेकेंड में 100/4, तुम मान रहे हो, सपोज करो 30 सेकेंड में ये 60 न्यूटन पहुंच गया, तो कितना हो जाएगा 100/4 इंटू टी हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, अच्छी बात है दोस्त, तो आप बोलोगे सर, और 100/4 इंटू टी को क्या मैं 25t बोल दूं, हाँ सर। अच्छा ये 25t का वैल्यू किससे बड़ा होना चाहिए सर, 60 से बड़ा होना चाहिए ना, तो यहाँ से t नहीं आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो t जो है 2.4 सेकेंड आ जाएगा, 2.4 मतलब 2.4 सेकेंड के बाद बॉडी हमारा मूव करने के कंडीशन में आ जाएगा, 2.4। ऑप्शन में देखोगे उन्होंने 2.5 दे रखा था, 2.4 से ज़्यादा कहाँ है, 2.5 सॉरी 4.5 2.5 दे रखा था, आप इजीली लगा सकते थे। क्लियर दोस्तों, यही बोलता हूँ, एग्जाम मान लो कोई इतना करेगा कंफ्यूज करेगा, अरे एक वरना हमने देखा, हमको पता है कि 60 न्यूटन के बाद ही बॉडी मूव करेगा, और हमको ये पता है कि 4 सेकेंड में 100 न्यूटन लग रहा है, मतलब 60 जो है पहले लग चुका होगा, है ना। फिर मैं ऑप्शन से गया तो मैंने देखा एक ही ऑप्शन था जो 4 से कम है, आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर, गेटिंग कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, अगर आपको याद होगा। क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक वेट 981 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between the block and the horizontal surface mu is given 0.2. A vertical cable attached to the block provide a partial support as shown. Right. A man can pull a horizontally with a force of 100 Newton. What will be the tension T in Newton in the cable if man is just able to move the block to the right and that condition is given. चलो बताओ, इसको भी आप स्मार्ट तरीका से सोच के सॉल्व कर सकते हो। एक तो ठीक है कन्वेंशनल अप्रोच जो हम लोग फॉलो करेंगे, बट एक ना इजी अप्रोच है जिससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जरा सोचना स्टार्ट करो, आप क्या सोचेंगे सर। सर ए ब्लॉक वेट 981 न्यूटन है सर, ये जैसे ब्लॉक है ना सर, इसका वेट दे रखा है 981, ये जो वेट दे रखा है ना सर, सीधा 981 दे रखा है सर। ओके ठीक है,
रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रुका हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सर यहाँ का जो म्यू है ना सर, ये हमें पता है सर, कितना पता है, 0.2 पता है सर, राइट। ए वर्टिकल केबल अटैच टू द ब्लॉक, अब यहाँ पे को केबल लगा हुआ है ऐसे करके, टेंशन है ना, देखते हो ना केबल से टेंशन करके लगा हुआ है, ब्लॉक प्रोवाइड पार्शियल सपोर्ट, अच्छा ये जो टेंशन है बॉडी थोड़ा सा सपोर्ट, पार्शियल सपोर्ट दे रहा है। ए मैन कैन पुल हॉरिजेंटली विथ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, अब एक आदमी जो है इसको 100 न्यूटन से खींच रहा है, 100 न्यूटन पे ये खींचने लगा इस बॉडी को, बॉडी मूव करने लगा, कितना न्यूटन पे, 100 न्यूटन पे, हमने इधर 100 न्यूटन फोर्स लगाया, बॉडी मूव करने लगा, यहाँ पे तुम्हारा जो म्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 था, राइट। What is the tension in the cable if man is just able to move the block to the right, इधर just move करने के लिए, अब ध्यान से समझो सर, अगर मान लो टेंशन नहीं होता, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई केबल नहीं लगा होता, ठीक है, तब क्या होता, तो मिनिमम कितना फोर्स चाहिए होता सर, बताओ, तुम बोलोगे सर अगर ये केबल नहीं लगा होता तो फ्रिक्शन फोर्स है ना सर, मिनिमम जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए या हमें अप्लाइड फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, म्यू इंटू एन, तो सर म्यू तो हमें पता है 0.2 सर, और एन हमें पता है सर 981, आधा करो दोस्त, सॉल्व कर लो, 981 का आधा जो भी हो जाएगा 450, और ये हो जाएगा 40, 94 के अप्रॉक्स आ जाएगा कुछ 190, ठीक है, ओके, चलो इतना पे ये हो जाता, मतलब सर ये फोर्स तो पक्का 100 न्यूटन से ज्यादा है, दिस इज मोर देन 100 न्यूटन, अगर यहाँ पे केबल नहीं होता तब ये 100 न्यूटन पे बॉडी मूव नहीं करता, कभी नहीं करता, इसको इतना फोर्स चाहिए होता, उससे थोड़ा ज्यादा तभी बॉडी मूव करता, अदरवाइज नहीं करता। सर अगर 100 पे कर रहा है, इसका मतलब है सर, इसका मतलब है क्या मतलब है, मतलब ये है जो n का वैल्यू, म्यू तो ठीक है सर, n का वैल्यू 981 के बराबर नहीं है सर, अब थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे, हम बोलेंगे सर नीचे क्या लग रहा है, वेट, ऊपर क्या लग रहा है, यहाँ पे रिएक्शन भी तो होगा बाबू, अरे नहीं होगा क्या, यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन भी तो लगेगा, तो तुम बोलोगे सर T प्लस आर इक्वल टू कितना है, T प्लस आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 981, नीचे लग रहा है W ना, और W तुम्हें पता है, तो T प्लस आर इज इक्वल टू हाउ मच सर, दिस इज कमिंग आउट टू बी 981 न्यूटन, या तुम इसको n भी लिख लो कोई बात नहीं, अगर तुम इसको n लिखना चाहते हो तो n लिख लो कोई बात नहीं, तो T प्लस एन इक्वल टू 981। अब सर अगर हमको n की वैल्यू पता चल जाए ना सर तो हमारा काम बन जाएगा सर, n की वैल्यू कैसे पता चलेगा सर, 100 पे मूव करने लगा ना सर, 100 पे मूव करने लगा तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं जस्ट 100 मान लेता हूँ, और 100 को मैं लिखता हूँ म्यू इंटू एन, अच्छा हाँ बात सही है सर, तो 100 म्यू कितना है सर 0.2, क्या यहाँ से मेरे को n नहीं निकल जाएगा, क्या यहाँ से मेरे को n नहीं निकल जाएगा, बताओ आप लोग, हाँ सर निकल जाएगा, चलो यही काम किया हूँ यहाँ पे, देखो T प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू, अच्छा यहाँ पे देखो R कितना आ जाएगा, R तुम बोलोगे सर अभी आपने बताया 100 अपॉन 0.2 बोले तो 500 न्यूटन आ गया हमारे पास, है ना, अब यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 481 न्यूटन, ये मैंने आपको क्लास जो प्रैक्टिस क्लास था अगर आपको याद होगा तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन करा था, है याद कि नहीं है आपको, है ना, हमारे पास आंसर आ जाएगा 481, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लड़का सोचता रहता है कि ये कंफ्यूज कर जाता है, तो याद रखना, मतलब इस क्वेश्चन में जो टेंशन है ना दोस्त, ये 481 न्यूटन है, इतना से उसको उठा रहा है टेंशन, तभी ये 100 पे जा रहा है, अदरवाइज 100 पे जाता ही नहीं, राइट। सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन को बनाना चाहता, टेंशन की वैल्यू 0 कब होगा, तो बोलोगे जब फोर्स कितना लग रहा हो, जब फोर्स अगर इतना पे ये मूव करेगा 0.2 इंटू 981, इस केस में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब उन्होंने कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा हुआ है, समझ में आ गई बात। कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सोचना है आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं है दोस्त, थोड़ा थिंकिंग डेवलप करो, कितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो एंड यू आर नॉट एबल टू थिंक ओवर द क्वेश्चन, आई थिंक इट इज नॉट द वेस्टेज, बट उतना भी फ्रूटफुल नहीं है जितना आपको होना चाहिए था, तो जस्ट थिंक आउट ऑन ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द फोर्स, मिनिमम फोर्स सो दैट टेंशन विल बी 0, तो तुम समझ टेंशन 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो ये F इक्वल टू म्यू एन कर देंगे हम, आ जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्त? चलो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या है, ए फोर्स F is used to pull a 50 kg block as shown in the figure, right? Determine the magnitude and direction of friction force
when F equal to how much Newton? 400 Newton is acting, and my dear friends that diagram is present in the question. आप क्या करो, वीडियो पॉज करो, try to solve on yourself, then see the solution. Just do pause the video, okay, just think out. कोई बात नहीं आपसे ना बने, बट सोचना स्टार्ट करो कि how you can proceed. हम ही सोच रहे हैं दोस्त, कैसे सोचेंगे? देखो हम बोलेंगे फोर्स F is used to pull 50 kg ब्लॉक. अब बाबा ये ऐसा है हमारा दोस्त, है ना, यहाँ पे एक 50 kg का ब्लॉक लगा हुआ है, तो नीचे तो mg लगेगा दोस्त. 50 इंटू 10 कर दूँ? कर लो सर, 50:10 कर लो, mg लगेगा सर. इसका 2 कंपोनेंट होगा सर. अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा सर. एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा सर, ये आप हमको बच्चे से बता रहे थे. एक इधर लगेगा. अब देखो इस बार जो फोर्स लग रहा है ना दोस्त, किसी एंगल पे लग रहा है. अब देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है कुछ, कितना न्यूटन का? F लग रहा है. इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ होगा, एक ऊपर की तरफ होगा. अरे बाबा होगा? हाँ सर होगा सर, होगा सर. अब समझो, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स. अब समझो दोस्त, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं ये एंगल 30 पे लग रहा है दोस्त, है ना, तो इधर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा? F cos 30 होगा. ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानता हूं सर. नीचे की तरफ क्या होगा सर? ये भी एंगल 30 है ना सर, तो ये 90, तो ये भी, ये हो जाएगा 90 माइनस, तो ये एंगल कितना होगा दोस्त? 30. तो ये हो जाएगा, इधर की तरफ एक लगेगा mg cos 30. अरे बाबा लगेगा. और इधर क्या लगेगा दोस्त? mg sin 30. हाँ सर लगेगा सर, mg sin 30. समझ में आ गया क्या? हाँ सर, यहाँ तक बात क्लियर है. अब समझो, कहानी 2 चीज हो सकता है. अगर F cos थीटा mg sin 30 से ज्यादा है तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा और फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा. बात समझो, अगर तुम बोलोगे सर हमारे पास मान लो F cos थीटा जो है ना सर, F cos थीटा अगर ये mg sin थीटा से ज्यादा है सर, mg sin थीटा जो 30 है उनसे ज्यादा है सर, इसका मतलब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा. और जब सर बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन में बोला था प्यार वाला फोर्स है, ये चीज़ों को एक साथ रखने का कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे की तरफ लग जाएगा. एक कहानी ये हो सकता है सर. बट अगर सर ऐसा हुआ, सपोज करो सर, अगर कहानी ऐसा हुआ कि mg sin थीटा F cos थीटा से ज़्यादा है, mg sin थीटा F cos थीटा से ज़्यादा है, तो बॉडी किधर आने लगेगा? नीचे की तरफ आएगा. और फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? ऊपर की तरफ लग जाएगा. हाँ, इतना तो बात क्लियर है. और यही हमको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन F इज इक्वल टू हाउ मच? 400 न्यूटन इज गोइंग टू बी एक्ट. अब आप मुझे बताओ सर, F हमें 400 न्यूटन पता है, तो यहाँ पे F cos थीटा कितना हो जाएगा? 400 cos ऑफ 30. मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ, मैं सॉल्व किया हूँ यहाँ पे, तो मैं यहीं समझा देता हूँ आपको. ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास F cos थीटा जो है बड़ा है तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो ये कंडीशन हो जाएगा. अब समझो, मैं एक बात और बताऊंगा, स्टैटिक्स फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तुम बोलोगे सर म्यू इंटू एन, यही होगा ना स्टैटिक्स. तो म्यू कितना है सर? 0.25. और एन कितना हो जाएगा सर? mg एन कितना हो जाएगा? बताओ जरा, एन कितना हो जाएगा दोस्त? यही है ना तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन. हमेशा बोला हूं ना कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस. हमेशा याद रखो दोस्त, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा हमेशा एंड हमेशा एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस. जैसे दोस्त तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें यहाँ खड़ा कर दूं, तुम्हारा मुंह कान नाक बना दूं, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर. कॉन्टैक्टिंग सरफेस कहाँ है दोस्त? ये, तो यहाँ के परपेंडिकुलर होगा. जैसे तुम्हें मैं फ्लूइड में बताया था कि प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसी तरह से रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा. हमेशा मतलब हमेशा. अच्छा ठीक है सर. तो सर यहाँ पे देखो, ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस यहाँ था ना, तो नॉर्मल इसका होना सर, तो ये देखो, तो ये हमें नॉर्मल पता है सर, नॉर्मल एन इक्वल टू mg cos थीटा सर. एन इक्वल टू क्या है? mg cos 30. सर mg पता था मैं क्वेश्चन में क्या? हाँ सर दे रखा था ना. कितना दे रखा था? देखो कितना केजी का? 50 केजी का है ना सर, तो 50 गुने 10 कर लेते हैं ना सर. हाँ, तो 50 गुने mg मतलब 10, हमें पता था. cos 30 कर लेंगे. तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना दोस्त, तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 58.25 न्यूटन. 58.25 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है,
एफ के मैं बात करता हूँ तो म्यू के इंटू एन, तो म्यू के की वैल्यू कितना दे रखा था दोस्त, 0.2 दे रखा था, कितना दे रखा था 0.2, तो म्यू के 0.2 और एन तो आप जानते ही हो 233 आ रहा है, इसको सॉल्व करो, बाय सॉल्विंग दैट विल गेट ए हाउ मच 46.6 न्यूटन। अच्छा स्टैटिक्स, और देखो यहाँ पे होता भी है स्टैटिक्स फ्रिक्शन जनरली जो होता है ना दोस्त, आपका जो काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन है उनसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे आ भी रहा है, ये 58.25 है और ये इतना है हमारे पास। अब मुझे ये बताओ कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है दोस्त, यहाँ पे कौन सा कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ बताओ, यहाँ पे ध्यान दो जरा सा, यहाँ पे ध्यान दो, आप बोलो सर मैं देखता हूँ एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, बताओ एफ कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, सॉल्व करो। यहाँ पे हम बात करते हैं सर एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा कितना हो जाएगा 400 इंटू, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा एफ कॉस थीटा और माइनस डब्लू जो एम जी साइन 30 है, ये वैल्यू आ रहा है तुम्हारे पास 96.4 न्यूटन। 96 देखो ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन, हम देख रहे हैं क्या है, तो हम चेक करते हैं, हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ऊपर बढ़ा है, तो एफ कॉस थीटा, तो एम एफ है हमारे पास 400 इंटू कॉस 30 हमारे पास माइनस एम जी साइन 30। देखता हूं अगर ये निगेटिव आएगा तो फ्रिक्शन नीचे होगा, अगर ये पॉजिटिव आ गया फ्रिक्शन नीचे होगा, मतलब एम जी साइन थीटा, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आया मतलब एम जी साइन थीटा ये 400 से कम है, मतलब बॉडी ऊपर जाएगा फ्रिक्शन नीचे आएगा। सॉल्व करो ये वैल्यू, यही वैल्यू मैं सॉल्व किया हूं दोस्त, जब हम ये वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना तो ये आ रहा है 96.4 न्यूटन, कितना आ रहा है 96.4 न्यूटन, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 96.4 न्यूटन आएगा, दैट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 96.4 न्यूटन, 96.4 न्यूटन। अच्छा 96.4 न्यूटन आ गया दोस्त, तो मुझे एक बात बताओ, ये बॉडी यहाँ मतलब इसका मतलब ये हमारा फोर्स ज़्यादा है, और अगर ये हमारा फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी किधर जा रहा होगा, ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर होगा, नीचे। अब बच्चा बोलेगा सर फ्रिक्शन नीचे होगा तो यहाँ पे कौन सा होगा सर, बताओ 45 होगा या 80 होगा, 45 होगा या 80 होगा, होगा तो डाउन, मतलब सर या तो ए और बी तो नहीं होगा, या तो सी और डी होगा। अब समझो दोस्त, जब बॉडी मूव करेगा है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा या काइनेमेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो आप बोलोगे सर जब मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक्स नहीं आएगा ना सर, स्टैटिक्स नहीं आएगा। तो अभी आपने सॉल्व किया था, वैल्यू लफली आपने देखा था, जो हम बात करते हैं इधर काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो 46.6 न्यूटन, तो ये भी हमारा कितना लगेगा, दैट विल एक्ट 46.6 न्यूटन, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ऑब्वियसली डाउनवर्ड, सो 45 न्यूटन इन द डाउन प्लेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्त, तो अच्छा था, सोचना था आपको, सोच के कर सकते थे आप। अगला क्वेश्चन, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, वेट ऑफ द बॉडी टू बी मूव्ड, रफनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज, ऑल ऑफ द अबव। क्या बोलोगे आप, अब बोलोगे सर अगर मैं इसकी बात करता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मटेरियल ऑफ कॉन्टैक्ट, दो मटेरियल है ना हमारे पास, ये है, इसके ऊपर एक मटेरियल है, तो इस कॉन्टैक्ट पे मटेरियल ऑफ द कॉन्टैक्ट डिपेंड करेगा, वेट ऑफ द बॉडी टू बी मूव, हाँ इस पे भी डिपेंड करेगा, रफनेस ऑफ द सरफेस, हाँ सारे पे डिपेंड करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो इसका बताओ, इन अ ट्रस इट वाज फाउंड दैट 2j is less than m plus 3 where I is the number of joints, m is the number of member, then the truss is said to be statically indeterminate, right, unstable, stable, no such conclusion can be drawn for truss। क्या बताओगे इसका आंसर, what you can say for that। तो ये हमारे पास स्टैटिक, मैं इससे पहले क्वेश्चन करूंगा फिर उस पर आता हूँ, रुक जाओ, हाँ इस पे पहले आऊंगा तब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पर, रुको। If the number of member in a truss are more than that of perfect truss, it is known as, if number of member in a truss are more than perfect truss, perfect truss में जितना member की requirement है actually member उससे ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे, redundant या deficient। नहीं, deficient होता जब कम होता सर, member ज़्यादा है ना, तो इसको मैं बोलूँगा redundant बीम।
मतलब कहीं पर भी जो स्ट्रेस में जितना मेंबर की रिक्वायरमेंट है अगर उससे ज़्यादा मेंबर है तो इसको हम बोल देते हैं रिडंडेंट, क्योंकि अगर ये मेंबर नहीं भी होता तभी भी हमारा काम चल जाएगा, तो हमारा रिडंडेंट कहलाता है। तो आप बोल दोगे सर रिडंडेंट कहलाएगा। यहीं पे देखो एक चीज़ याद रखोगे तो देखो जब m इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब m इक्वल टू 2j माइनस 3 तब हम इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रस, दिस इज कॉल्ड स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। m इक्वल टू और यार जानते हो कई बोला कि ट्रस का इक्वेशन क्या है, तो m इक्वल टू 2j माइनस 3 होता है, याद रखोगे 2j माइनस 3, m इज नंबर ऑफ लिंक, 2g j इज ज्वाइंट, j क्या है दोस्त ज्वाइंट, और 3 हम निकालते हैं, तो m जो है लेस देन 2j माइनस 3 होता है, इसको मैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलता हूँ, बट इसको हम डिफिशियंट ट्रस बोलते हैं, ठीक है। और अगर m जो है जितना मेंबर की रिक्वायरमेंट है 2j माइनस 3, ये तो परफेक्ट ट्रस के लिए, अगर मेंबर ज़्यादा है तब इसको मैं क्या बोलता हूँ, रिडंडेंट बोलता हूँ, और ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है। एक बार फिर से याद करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से चाहता हूँ आपको याद कराना ये बात, देखो ध्यान से सुनो दोस्त, अभी इसीलिए अगला क्वेश्चन अब आप कर लोगे आराम से। जब m इक्वल टू 2j माइनस 3 है, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ ट्रस, ये है परफेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रस। अब समझो अगर m इनसे ज़्यादा है, m है नंबर ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर जितना रिक्वायरमेंट है ट्रस के लिए उससे ज़्यादा है, जिसको तुम सुपर स्ट्रक्चर भी बोल देते हो, तो हम बोल देंगे सर ऐसा मेंबर जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा क्या, रिडंडेंट, मतलब एक्स्ट्रा है। सर अगर m जो है हमारा 2j माइनस 3 से कम है ना सर, तो जितनी मेंबर की रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो इसको मैं बोलूँगा डिफिशियंट, मतलब क्या है वो, कम है, डिफिशियंट मेंबर बोलूँगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। अब समझो ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होता है हमारा पास जो परफेक्ट ट्रस होता है, और हमारा जो डिफिशियंट ट्रस होता है ना, ये भी हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, डिफिशियंट। लेकिन जब m जो है 2j माइनस 3 से ज़्यादा है, जहाँ जिसको कि मैं रिडंडेंट मेंबर बोलूँगा, ये हमारा स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होता है। तो ये बात आप याद रखोगे, नॉट ट्राई टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन, नहीं इससे पहले जो था लास्ट वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करो खुद। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल ट्रस सपोर्ट ऑफ लोड 100 Newton is shown in the figure. The length of each truss is 0.1 meter. Cross section area is 200 mm square. Young's modulus is given 200 gigapascal. The force in the truss AC. The force in the truss AC. AC truss में आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है कि इसमें फोर्स क्या होगा, ओके राइट। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे, कर लोगे ना आप, आराम से कर लोगे। लेमिस थ्योरम लगा दो, नहीं तीन ही मेंबर है ना, हाँ देखो लेमिस थ्योरम लगाओ, ये एंगल तो 90 होगा, नहीं होगा, ये एंगल भी 90 होगा दोस्त, है ना। आप बोलोगे सर ये एंगल ये 30 है तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 30 है तो एंगल 60 है। अब देख लो अगर मैं इसको कुछ TA बोल देता हूँ, इसको मैं कुछ TB बोल देता हूँ, तो बनाओ यहाँ पर नीचे लग रहा है तुम्हारे पास कितना 100 न्यूटन, इधर तो है तुम्हारे पास TA और ये है दोस्त आपके पास TB। TA कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे सर ये 60 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 90 प्लस 30 ये भी 120 हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। सर एक बार जानते हो सारा फोर्स बराबर होगा सर, सारा एंगल बराबर है, सारा फोर्स बराबर हो जाएगा। ऐसे तुमको चेक करना है तो कर लो, क्या लिखोगे बोलो, तुम बोलोगे सर TA अपॉन साइन 120 अपोजिट एंगल इक्वल टू TB अपॉन साइन 120 अपोजिट एंगल इक्वल टू 100 अपॉन साइन 120। तो ये तो सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा सर, TA इक्वल टू TB इक्वल टू 100, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। और इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि विल फाइंड मच मोर डिफिकल्टीज इन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेमिस थ्योरम से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपके एंगल आना चाहिए दोस्त। अगर आप एंगल निकालने में दिक्कत है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको, राइट, यू कैन सी दैट वन। Next question, a member in a truss can take axial force and bending moment, only axial force, only bending moment and shear force. So what can be answer my dear friends, what can be answer? So member जो ट्रस होता है ये सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए था, कभी तुमने यहाँ पे कुछ और निकाला है क्या? अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात और बताता हूँ दोस्त, देखो यहाँ पे ये डाटा ना बस तुमको कंफ्यूज करने, ई का देखो 200 गीगापास्कल रिडंडेंट डाटा है ना, एक्स्ट्रा डाटा है, इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। बताओ कुछ काम है क्या? ई इक्वल टू जो 200 गीगापास्कल, इसका क्या काम है सर? कोई काम नहीं है सर, ये फर्जी का डाटा है। तो कभी कभार बच्चा सोचेगा अरे यार ई इक्वल टू 200 गीगापास्कल तो यूज ही नहीं हुआ, लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। नहीं दोस्त ऐसे ही डाटा है, इस पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, जो काम का है डाटा यूज कर लो आप।
क्लियर है? तो एक्सियल फोर्स के लिए हम बात करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।